स्वागत है आप सभी को आज के क्लास में। आज के क्लास में हम लोग नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जीके जीएस में हम लोग साइंस का पोर्शन देखने जा रहे हैं, जिससे कि आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा। जो भी जैसे जीके जीएस में जितना साइंस का क्वेश्चन आएगा उतना ही आपको जीके से रिलेटेड आएंगे। तो इसमें आपका साइंस का क्वेश्चन एक भी नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि साइंस आपको आता भी है और जो क्वेश्चन आपका आता है वो आप सही बना के आइएगा, तभी आपको सिलेक्शन होगा। तो इसीलिए इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। जो भी हम आपको टॉपिक बताएंगे उस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि उस टॉपिक के हमने पूरी डिटेल्स में सारे चीज़ समझाकर पॉइंट बाय पॉइंट लाए हैं। ऐसे आपको कहीं नहीं मिलेगा, ना तो पीडीएफ मिलेगा ना ही क्लास मिलेगा। तो चलिए आज पूरे आसानी से हम आपको समझाते हैं, और आज तक आपने इस तरीके से नहीं पढ़े होंगे। आज के पढ़ने के बाद इस टॉपिक से आपका कोई भी सवाल आएगा, हम टॉपिक वाइज पढ़ाते हैं, तो आपको उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, चाहे आप कितना भी नॉर्मल स्टूडेंट है। उस तरीके से हम आपको बताएंगे। बहुत आप लोग कह रहे थे जीके जीएस को लेकर, तो फाइनली आज हम लोग मैथ का क्लास आज ड्रॉप किए हैं, क्योंकि आज आप लोगों का बहुत वर्क होंगे। तो इसलिए आज आप लोगों के लिए बहुत ही सिंपल, जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं, आसानी से सारी चीज़ों को इसमें क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पर जो भी पॉइंट्स आपके लिए है इस टॉपिक का, उसको एक एक करके हम लोग पहले समझेंगे। और जिन्होंने भी अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किया है, अब लगभग सारे टॉपिक शुरू हो चुका है, जैसे कि एएनएम का मिडवाइफरी और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। वही यदि हम बात करें तो आपका मैथ भी चल रहा है, उसका भी 2 क्लास हुए हैं, 3 क्लास हुए हैं। उसके बाद यदि हम बात करें तो रीजनिंग का भी 5 से 6 क्लास हुए हैं, और जीके जीएस भी स्टार्ट हो गया। तो अब आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट बच नहीं रहा है, इसीलिए आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करके क्लास में जुड़ जाइए। अगर आपको इस बार रिजल्ट चाहिए तो इतना बेहतरीन तरीके से आपको सारे टॉपिक वाइज जो भी सब्जेक्ट है उसको करवाया जा रहा है, जिससे कि आपका रिजल्ट हो सके। मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंटों का यहाँ से रिजल्ट होंगे, जिस तरीके से आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। आप लोग सारी चीज़ों को समझकर आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने भी क्लास नहीं ज्वाइन किया है ज्वाइन कर लीजिएगा, ये सारे नोट्स मिल जाएंगे, छूटा हुआ क्लास भी आपको सारा मिल जाएगा। और भी कोई दिक्कत होती है तो वो पूछ सकते हैं आप। हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से। फिजिक्स में पहला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और इससे जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आप एग्ज़ाम में फोड़ के आइएगा, सारा क्वेश्चन सही सही बना के आइएगा। तो चलिए हम लोग का क्या कार्य है, प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, तो इसके बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं। जैसे क्या है, ये मान के चलिए कोई परावर्तक सतह है। परावर्तक मतलब जिससे परावर्तित हो जाता है, मतलब क्या, ऐसे आ रहा था प्रकाश की किरणें, ऐसे ऐसे आ रहा था, और जाने के वजह इधर ये क्या हो गया, परावर्तित हो गया, इधर आने लगा। तो वही क्या हो गया, प्रकाश का परावर्तन। मान के चलिए आप टार्च लीजिए, आप उसमें आगे में शीशा रख दीजिए या कोई भी चीज़ रख दीजिए, जिससे लाइट रिफ्लेक्ट हो सके, मतलब कि वापस उससे आ सके। या मेटल का ही कोई चीज़ रखिए, या आप खाना खाते हैं तो वो प्लेट सब भी रख सकते हैं। उस पर जो लाइट है, फोकस है, वो जो टार्च जलाइएगा या मोबाइल का फ्लैश जलाइएगा, तो देखिएगा कि प्रकाश वापस लौट रहा है, न कि उधर पीछे जा रहा है। तो यही क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन समझ गए कि किस तरीके से ऐसे जाएगा, इस तरीके से वापस आ जाएगा, तो उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन हो गया। मतलब जिधर जाना था उधर से मुड़ गया, मतलब इधर जाना था लेकिन ये परावर्तित होकर इधर आ गया। तो वही कह रहे हैं कि प्रकाश के, जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे वो पॉइंट समझिए। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। क्या होते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। आपतन और परावर्तन कोण क्या है, ये भी आप समझिए। मान के चलिए इधर से कोई प्रकाश की किरण आ रहा है, ये अभिलंब मान लीजिए, मतलब जिस पे लंब डालेंगे तब ना पता चलेगा कि कितना डिग्री पे मुड़ रहा है। इधर मुड़ गया, ठीक है। देखिए ये प्रकाश आती हुई प्रतीत होती है, ये जाती हुई मतलब कि इधर जा रहा है इधर आ रहा है। तो इसके साथ जो एंगल बनेगा, कुछ कोण बन रहा है ना, कुछ डिग्री पर झुका हुआ है ना। कोण का मतलब कि किसी एंगल पर, किसी मतलब कि तल पर वो झुका हुआ रहता है। तो इसका जो कोण बनता है उसको आई से डिनोट करते हैं, आपतन कोण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, परावर्तित हुआ तो इसको परावर्तन कोण कहते हैं, जिसको आर से लिखते हैं। तो अब समझ गए आप लोग आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है। जब
प्रकाश की आती हुई किरण, इसको अभिलंब कहते हैं। ये बीच वाला जो लंब होता है ना, इस पर 90 डिग्री पर खड़ा है, इसको अभिलंब या लंब भी कहते हैं, अभिलंब। तो अभिलंब से जो भी प्रकाश की आती हुई किरण कोण बनाता है उसे आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तन कोण, जो अभिलंब से परावर्तित किरणों के साथ कोण बनाता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। अगर ये 20 डिग्री पर आ रहा है तो प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार यह 20 डिग्री पर ही परावर्तित होगा। अगर 30 डिग्री के कोण पर आ रहा है तो वो 30 डिग्री के कोण पर ही परावर्तित होगा। अगर आपका क्वेश्चन में दे दिया रहेगा कि प्रकाश के आपतन कोण 30 डिग्री है तो आप परावर्तन कोण बताइए, तो बता सकते हैं, क्योंकि जितना प्रकाश के नियम के अनुसार जितना डिग्री पर जितना कोण पर प्रकाश की किरणें आएंगे उतना ही कोण पर प्रकाश की किरणें वापस भी जाएंगे। समझ गए? ये थ्योरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको इसके बाद आपको क्वेश्चन बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद क्वेश्चन बना लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन जो हम करते हैं ना, जो भी प्रश्न करते हैं, प्रश्न अनंत है, प्रश्न कभी ख़त्म होगा नहीं होगा, लेकिन उसका जो की पॉइंट है, जो थ्योरी है, वो समझे रहिएगा तब ना आपको क्वेश्चन बनेंगे। यही आपको देखिए, अगर यहाँ पर आपतन कोण 30 दे दिया, यहाँ पर 40 दे दिया, तो परावर्तन कोण भी 40 बनेगा। इस तरीके से कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो क्वेश्चन बहुत हो सकते हैं, अनंत हो सकते हैं, लेकिन हम लोगों को जो मूल पॉइंट है, जो थ्योरी पॉइंट है, उसको पकड़ना है, उससे हमको सारा आंसर सही दे पाएंगे। ठीक है, इस बात को आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। इसलिए हम आपको सारे टॉपिक का शॉर्टली थ्योरी, आपको पूरा, ये नहीं कि हम आपको पूरा उसमें पीएचडी करवाने लगते हैं, बहुत डिटेल्स में बताने लगते हैं, इतना ही बताते हैं जिससे कि आपका एग्ज़ाम निकल सके और आपका कन्फ्यूजन न रहे क्वेश्चन को आंसर करने में। इसलिए आपको हम बार बार कहते हैं, अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो यहाँ पर आना ही पड़ेगा, और आप रिजल्ट आएगा आप तो आप अपने फ्रेंड से और अपना तुलना कर लीजिएगा किसका रिजल्ट बेहतर है। तो चलिए, जो अभी क्लास नहीं जुड़े हैं, इसलिए बार बार कहते हैं क्लास जुड़ जाइए। अभी बहुत ज़्यादा क्लास हुआ भी नहीं है, और आप लोग अभी जुड़ जाइएगा तो आपका सारा चीज़ें टाइमली समाप्त भी होंगे। एग्ज़ाम से पहले आपको रिवीजन भी करवाया जाएंगे, तो इस बात को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो चलिए, हम लोग प्रकाश के परावर्तन का एक नियम समझ गए। दूसरा क्या है? दूसरा नियम इसका क्या होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों जो है ना, वो एक ही बिंदु पर होता है, एक ही तल पे होता है। तो यही उसका दूसरा नियम है। तो दोनों नियम समझ गए कि मतलब कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और जो अभिलंब है वो तीनों क्या है, एक ही बिंदु पर है। अगला पॉइंट आपका क्या है? कह रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनता है? जैसे ये दर्पण है, इधर से प्रकाश की किरण गए, ऐसे फोकस से होकर इधर आ गए, और इधर से गए ऐसे करके यहाँ चल गए। तो इधर ही जो बन गया, दर्पण के साइड ही बन जाता है। तो यहाँ पर वस्तु रखे थे, यहाँ पर वस्तु रखा था, प्रतिबिंब उल्टा बन गया, इधर बन गया। यही क्या होता है कि मतलब कि दर्पण के साइड ही बनता है तो उल्टा प्रतिबिंब बनता है, और इस साइड बनता तो क्या बनता, मतलब कि सीधा प्रतिबिंब बनता, और वास्तविक जो काल्पनिक है वो प्रतिबिंब बनता। मतलब इमेजिन, इस साइड इमेजिन प्रतिबिंब बनता है, लेकिन इस साइड वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक आप लोग समझते हैं ना, कोई चीज़ वास्तविक में है या कोई चीज़ काल्पनिक है। जैसे आप लोग कोई चीज़ की कल्पना कर लेते हैं कि मेरा ये जॉब हो जाएगा तो हम ये करेंगे वो करेंगे, और जो रियलिटी है, जो वास्तविक है, पढ़ना चाहिए, उस पर आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि पढ़ेंगे तभी वो सब पूरा होंगे। तो वही कह रहा है कि जो वास्तविक प्रतिबिंब है वो वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। ये क्वेश्चन से और भी क्लियर हो जाएंगे। आभासी एवं काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ये भी हमने आपको दिखा दी, दर्पण के पीछे बनता है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। इसको आभासी भी कहते हैं या काल्पनिक भी कहते हैं। पीछे बनता है लेकिन सीधा बनता है। समतल दर्पण से क्वेश्चन आएंगे तो उसको कैसे बनाइएगा? समतल दर्पण में क्वेश्चन तो हम एक ही दिन में अभी सारा कर लेंगे, पहले चीज़ों का आप समझिएगा होता क्या है, तब ना आपको क्वेश्चन बना पाइएगा। ऐसे ही हम क्वेश्चन करवाते जाएंगे, उससे आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। क्वेश्चन तो बहुत है, यहाँ से हम करवाना शुरू कर दिए कि हजामत के पास कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, किसकी दूरी ऋणात्मक होती है, आप रटते जाइए, किसकी दूरी धनात्मक होती है, रटते जाइए। इससे अच्छा है कि हम आपको थ्योरी में सारे चीज़ बता देते हैं, आपको बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं होंगे। आप इस तरीके से मास्टर हो जाइएगा कि किसी को बता भी सकते हैं कि प्रकाश का परावर्तन का किस तरीके से सारे प्रोसेस होते हैं। हम इस तरीके से आपको बताएंगे, और एग्ज़ाम में तो क्वेश्चन में कन्फ्यूजन आएगा ही नहीं कि इसका आंसर बी होगा या ए होगा।
तो देखिए समतल दर्पण में क्या होता है, समतल दर्पण ऐसा होता है, पूरा प्लेन होता है। अगर आप वस्तु यहाँ पर रखें 10 मीटर की दूरी पर, ये कौन है हमको नहीं पता है, फिर सिर्फ हम फिगर बना रहे हैं, ये मत कहिएगा कि सर मेरा फोटो बना दिया। तो पीछे उतना ही दूरी पर क्या बनेगा, उसका भी प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। प्रतिबिंब भी उतने बड़ा रहेगा, बड़ा नहीं मतलब कि उतने साइज का रहता है, इसमें न बड़ा होता है न छोटा होता है। समतल दर्पण में जितनी दूरी पर वस्तु रहता है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है, और सीधा बनता है और उसी आकार का बनता है, ठीक है। तो वही आपको समझा दिए। ये क्या समतल दर्पण। वही अवतल दर्पण देखिए, अवतल दर्पण ऐसे रहता है ना, धंसा हुआ रहता है। उत्तल दर्पण ऐसे परावर्तक सतह जिससे प्रकाश की किरण आता है, ये उठा हुआ रहता है। ये समतल दर्पण, समतल है ना, पूरा प्लेन है, तो वही है। समतल दर्पण का प्रयोग सब कहाँ होता है वो भी जान लेते हैं। कह रहा है कि समतल, ये पूरा समतल दर्पण का कहानी है। कह रहा है कि समतल दर्पण पीछे एवं वस्तु की अपेक्षा सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। ये हमने आपको दिखा ही दिए कि उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, पीछे बन रहा था। यहाँ पर हम वस्तु रख रहे थे, यहाँ पर मेरा प्रतिबिंब बन रहा था, सीधा बन रहा था। जितना दूरी पर रखे थे वस्तु को उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब भी बन रहा था। तो वही बात यहाँ पर लिखा गया है। अगला है कि अवतल दर्पण में, ये समतल दर्पण का था। अवतल दर्पण में कह रहा है कि वास्तविक भी प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक भी बनता है, सीधा भी बनता है, उल्टा भी बनता है। अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसमें सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, वास्तविक, काल्पनिक, सीधा, उल्टा, दोनों प्रकार के। और समतल दर्पण में कैसे देखें, तो समतल दर्पण में पीछे प्रतिबिंब बनता है। जब भी पीछे बनेगा वो काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा। ये उसका मतलब कि प्रॉपर्टीज होता है, उसका क्या होता है, विशेषता होती है। वही उत्तल दर्पण की बात कर ले तो उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और सीधा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में जैसे कि उत्तल दर्पण ये होता है ना, ये उत्तल दर्पण है आपका, तो ये इधर से वस्तु रखेंगे और अगर परावर्तित होता है तो ये मतलब कि इधर जाके मतलब कि पीछे जाके यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। तो ये पीछे जो प्रतिबिंब बनता है तो वो क्या कहलाता है, मतलब कि उत्तल दर्पण होता है। इसका और भी शॉर्ट ट्रिक कैसे प्रतिबिंब बनता है वो हम हाथ से हैंड राइटिंग के फॉर्म में आपको दे देंगे, जिससे कि आपको समझने में बहुत आसानी होंगे। जितना आपके लिए प्रयास किया जा रहा है आपके रिजल्ट के लिए, आप लोग उस मेहनत को नहीं देख रहे होंगे। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि जो भी आपका फ्रेंड है उसे भी क्लास में ज्वाइन करवाइए, जिससे कि हमें और भी मेहनत करने पर लगे कि नहीं, हम बच्चों के लिए और भी मेहनत करें ताकि हमें और भी ज़्यादा रिजल्ट मिल सके। इसलिए आप लोग भी, जो भी आपका फ्रेंड है सर्किल में, उसे भी क्लास ज्वाइन करने के लिए बोलिए। वो भी हम आपको शॉर्टली पूरा लिखा हुआ गया है, उसमें साइंस का पूरे शॉर्ट में है, वो आप थ्योरी टाइप का है, वो पढ़ लीजिएगा, आपका सारा क्वेश्चन बनने लगेगा। तीनों सब्जेक्ट का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और आपको हम सारी चीज़ों का शॉर्ट फॉर्मेट में भी देंगे, जिससे कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल सके। इसलिए हम कहते हैं बार बार कि यहाँ पर क्लास आपको जुड़ना ही पड़ेगा अंत तक। आपको जब भी रिजल्ट लाना है और जब भी आप इस तरीके से क्लास देखिएगा तो कह रहा है कि उत्तल दर्पण आभासी सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। ये हम लोग देख लिए, ये दर्पण फार्मूला है। दर्पण फार्मूला क्या है, 1/v प्लस 1/u प्लस 1/f। v क्या है, v है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब जो इमेज बनता है उसकी दूरी है, क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, ठीक है। और u क्या है, वस्तु की दूरी है, ठीक है। और f क्या है, फोकल लेंथ है। यहाँ पर सब लिखा गया है, ये दर्पण सूत्र होता है, ठीक है। f को क्या लिखते हैं, f बराबर r/2 भी होता है। ये कैसे होता है ये भी हम आपको दिखा देते हैं, उस थ्योरी वाला में वो भी लिखा गया है। देखिए यहाँ पर फोकस है, यहाँ पर त्रिज्या होता है। सर्किल बनेगा तो ऐसे बनेगा, तो त्रिज्या, एक मिनट रुकिए, इस तरीके से आपका, जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे कि ये है, मतलब कि क्या है, ये गोला का ही रूप होता है ना, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो देखिए यहाँ पर अगर फोकस हुआ तो यहाँ पर क्या होता है, सेंटर होता है इसका, जिसको रेडियस भी बोलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी फोकस है, तो एगो और फोकस मिलाएंगे तब ना यहाँ तक पहुँच रहा है, रेडियस तक। तो मतलब क्या, आर किसके बराबर है, 2f के बराबर। तो f बराबर क्या होगा, r/2 हो जाएगा। देखिए इतना आसान से बनता है, याद करने की जरूरत ही नहीं है। फोकस बराबर r/2 क्या होता है, मतलब कि दूगो फोकस को मिलाएंगे तो रेडियस के बराबर होता है, मतलब कि त्रिज्या के बराबर होता है।
ठीक है। तो वही कह रहा है कि अवतल दर्पण की त्रिज्या और फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ये देखिए, इससे बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्जाम में, पक्का आपका क्वेश्चन यहाँ से आएंगे कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है या ऋणात्मक। किसी शिफ्ट में अवतल से आएंगे, किसी में उत्तल से आएंगे। उत्तल दर्पण की त्रिज्या और फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल की क्या होते हैं, ऋणात्मक होती है। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहिएगा सर कितना, और थ्योरी ही आपका मूल पॉइंट है, वहीं से आपका क्वेश्चन बनेंगे। अब ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बनाइए क्वेश्चन, खुद ब खुद बनेगा, मेरा जरूरत ही नहीं है। अब देखिए ये सब क्या है, कह रहा है कि हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता, मतलब हजामत मतलब कि जैसे कि सैलून जाते हैं तो वहाँ पर कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं। जैसे कि हम लोग उसमें फेस देखते हैं ना, तब ना वहाँ पर आप बाल कटवाते हैं या कोई भी चीज़ करते हैं, तो मतलब कि वो कौन सा दर्पण रहता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो वहाँ पर सैलून, हजामत, ये सब में जो उपयोग किया जाता है, वहाँ पर अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का बहुत उपयोग है, क्या क्या में है। जैसे अगर हम बात करें तो डॉक्टर जो दांत को देखने में काम आते हैं, कान में देखता है, तो वो सब में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। उसके बाद और भी बहुत सारे उपयोग इसके आते हैं, ज़्यादातर उपयोग इसी का रहता है। अगर कहीं कोई एग्जाम में कन्फ्यूजन लगने लगे और कोई चीज़ के बारे में पूछ रहा है किसका उपयोग है, तो 2-3 को छोड़ के ज़्यादातर में उपयोग अवतल दर्पण का ही होता है। ये हम आपको ट्रिक होता है। अगला देखिए क्या है, वो सब आगे क्वेश्चन में आएगा। देखिए उसी से आ गया हमारे जो भी हमने आपको थ्योरी बताया, उसी से क्वेश्चन आ गया। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है कि किसी दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक है। तो अभी हम बताए कि फोकस दूरी और त्रिज्या अवतल दर्पण की ऋणात्मक होती है। तो अवतल दर्पण खोजिए कहाँ पर है, यहाँ पर दिया गया है, और उत्तल दर्पण का धनात्मक होता है। हम देखे थे ना, अभी हमारा जो पॉइंट था उसमें हम लोग देखे थे। देखिए फोकस और जो त्रिज्या है वो अवतल और उत्तल में ही होती है। समतल दर्पण का कहिए नहीं बताए सर। देखिए समतल दर्पण ऐसे होते हैं, तो फोकस और त्रिज्या तो सर्किल बनता है तब ना बनता है, और ये सीधा जा रहा है, तो इसका मतलब कि त्रिज्या क्या बनेगा, तो इसका अनंत त्रिज्या हो जाता है। इसलिए इसका चर्चा नहीं किया अब तक समतल दर्पण का। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। और भी किसी चीज़ को समझने में दिक्कत हो रहे हैं तो आप लोग बताइएगा कि कहाँ पर और स्लो पढ़ाना है या किस तरीके से आपको और भी मतलब कि चीज़ों पर फोकस करना है, वो आप बताइएगा, तभी पता चल पाएगा। ठीक है, अच्छा हम बहुत ही इफेक्टिवली तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन तो तुरंत हो जाएगा, मेरा थ्योरी क्लियर है, क्वेश्चन फटाफट होगा। वो कारण निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो अभी देखे थे कि अवतल दर्पण की ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की, अवतल की क्या होती है, ऋणात्मक, और उत्तल की क्या होती है, धनात्मक होती है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रटने की जरूरत है, वो थ्योरी पॉइंट रिवाइज किए, मेरा सारा क्वेश्चन बन रहा है। एग्जाम नज़दीक आएगा उस समय उस थ्योरी पॉइंट को रिवाइज करिएगा, 5-6 थ्योरी पॉइंट है, ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया। उसी तरीके से सब टॉपिक है। क्या आपको 50-50, 60-60 क्वेश्चन करने की ज़रूरत है, वहीं से सारा क्वेश्चन बन रहा है आपका। तो ये सब पढ़ाने का बढ़िया तरीका है, ये सब रिजल्ट वाला तरीका है। अगर आपका रिजल्ट है लाना है तो आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको बताया जा रहा है। सारा सब्जेक्ट इसी तरीके से आप लोगों का होंगे और चल भी रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि इससे बेहतरीन आपको कहीं नहीं बताया जाएगा जिस तरीके से आप लोगों को एएनएम की तैयारी करवाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 इधर होगा। अब तो क्वेश्चन आप खुद भी बना सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। हमने बताए थे कि उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब पीछे बनता है, पीछे बनेगा तो वो काल्पनिक बनेगा। काल्पनिक का हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। तो देखिए उत्तल दर्पण कैसे बनेगा, तो काल्पनिक बनाएगा और सीधा बनाएगा। हमने थ्योरी पॉइंट में देखे थे ना, थ्योरी पॉइंट आप खुद से एक बार पढ़िएगा ना और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, अपने आप बनेगा। इस तरीके से आपका थ्योरी पॉइंट है कि क्वेश्चन अपने आप बनेगा, और क्वेश्चन के लिए हमको मेरा ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, आप खुद बना लीजिएगा थ्योरी पढ़ के। इस तरीके से आपका थ्योरी लिखा गया है, इस तरीके से हमने आपको समझाए हैं। तो समझ गए कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो काल्पनिक होता है और सीधा होता है। नेक्स्ट हमारा है कि दाढ़ी है, जो दाढ़ी बनाता है ना सैलून में,
तो कह रहा है दाढ़ी बनाने में या हजामती के पास, दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है, बात तो एक ही है। कह रहा है दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का, कहिए कि सर हम लोग तो दाढ़ी नहीं बनाते, हम लोग तो बनाते हैं ना, आपका जो भी होंगे भाई होंगे या पिता होंगे या हस्बैंड होंगे तो सब तो बनाते ही होंगे। तो वही कह रहा है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है। तो ये किसका उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का। किसका, अवतल दर्पण का। अभी हमने देखे थे पहला क्वेश्चन हमारा वही था कि हजामती के लिए कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है, तो वहाँ पर अवतल दर्पण लगा रहता है। अब कहिएगा कि सर समतल उत्तल दर्पण कहाँ है, तो देखिए उत्तल दर्पण का भी सवाल आ गया। क्या कह रहा है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा जो दर्पण होता है वो कौन सा रहता है। सामने अलग है, हेडलाइट अलग है। देखिए जहाँ पर ड्राइवर जो बैठता है ना उसके बगल में एक मिरर लगा रहता है, आप देखते होंगे बाइक में भी रहता है, चार चक्का में भी रहता है, सब गाड़ी में रहता है। वो एक्चुअली में रहता है कि पीछे की जो गाड़ी आ रही है उसको देखने के लिए, वो मतलब कि क्या रहता है, वो आपका उत्तल दर्पण रहता है, जो कि दूर से भी आ रही वस्तु उसको भी दिखा देते हैं। और कोई जैसे कि आप ट्रक आ रहा है तो उतना बड़ा प्रतिबिंब तो नहीं बनेगा, तो बहुत बड़ा ट्रक होता है तो वो प्रतिबिंब को छोटा करके दिखाता है। तब ना आप देखते होंगे कि उसमें उस दर्पण में भी क्या होता है, तो ट्रक भी एडजस्ट हो जाता है। समतल दर्पण का उपयोग करेंगे तो वो पूरा आएगा ही नहीं, इसलिए वहाँ पर कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण। देखिए उत्तल दर्पण का ज़्यादातर दो ही जगह उपयोग है। कहाँ पर, एक यहाँ पर, एक स्ट्रेट लाइट, सड़क पे जो लाइट लगा रहता है, मतलब कि लाइट उसमें रहता है। तो इस तरीके से आपको ज़्यादातर उपयोग अवतल दर्पण को ही देखने को मिलेंगे। और जैसे कि कुकर सब में लगा रहता है तो उन सब में भी आपको उसका उपयोग देखने को मिलेंगे, जो प्रेशर वो मतलब कि सोलर कुकर जो रहता है उसमें। तो आप समझिए कि मतलब कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ पे है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर गाड़ी के जो साइड मिरर के रूप में है वो रहता है। और हेडलाइट जो आगे में जहाँ पे रोशनी बढ़ता है वो अवतल दर्पण ही रहता है, ठीक है। लेकिन जो साइड मिरर है गाड़ी के चालक के सामने वाला, वो कौन सा दर्पण है, तो वो उत्तल दर्पण है। समझ गए। देखिए ये क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से, आपका बहुत क्वेश्चन हो गया, इतना ही क्वेश्चन नहीं, थ्योरी में सारा क्वेश्चन ही क्वेश्चन था। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पर समांतर किरणपुंज मिल सकते हैं। तो समांतर किरणपुंज कहाँ मिलेंगे, समांतर मतलब कि समांतर ये पैरेलल हुआ ना, ऐसे ऐसे आ रहे हैं, ऐसे ऐसे आ रहे हैं, परावर्तित होकर जा रहा है, परावर्तक जो कर जा रहा है, परावर्तित होकर जा रहा है फोकस से, क्योंकि जो भी पैरेलल आता है वो फोकस से होकर गुजरते हैं। तो ये किस में होंगे, तो अवतल दर्पण में देखने को मिलते हैं। कहाँ पर, तो अवतल दर्पण में जो भी समांतर किरणपुंज, किरण मतलब कि बहुत सारे जो किरणों के आते हैं एक पॉइंट पर मिलते हैं, उसको किरणपुंज कहते हैं, ठीक है। किरणपुंज का परिभाषा भी समझ गए आप। जैसे क्या, मान के चलो इधर से आप मोबाइल का फ्लैश जला रहे हैं, कोई इधर से जला रहा है, कोई इधर से जला रहा है, सब एक ही पॉइंट पे मिल रहा है, तो उसको किरणपुंज कहते हैं। देखिए सौर कुकर से भी आइए गया, जो वहाँ पर हम चर्चा किए, यहाँ पर क्वेश्चन आ गया आपका। कह रहा है कि सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होती है। समतल दर्पण, उत्तल, अवतल, या इनमें से सभी, सभी तो होगा नहीं। सौर कुकर में जो दर्पण का उपयोग किया जाता है वो कौन सा रहता है, तो समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। समतल दर्पण का यहाँ पर उपयोग आपको देखने को मिल रहे हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। उत्तल दर्पण का भी उपयोग देख लिए, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में होता है, चालक के सामने जो लगा रहता है बगल में। और उत्तल दर्पण का वो देख लिए। अवतल दर्पण का तो बहुत सारा उपयोग है दाढ़ी बनाने में, और भी बहुत जगह है। डेंटल के डॉक्टर के पास रहता है, आँख के डॉक्टर, कान के डॉक्टर, नाक के डॉक्टर, इन सब के पास भी वही रहता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है, दुगुनी होती है। समतल, ये ऑप्शन थोड़ा सा गलत है, यहाँ पर होंगे दुगुनी या आधी लिख लीजिए, यहाँ पर आधी, टाइपिंग में थोड़ा सा हो जाता है, या आधी होती है या 4 गुनी होती है, 4 गुना होता है, या किस तरीके से होता है। तो हमने अभी देखे थे आपको
कि फोकस जो होता है, दो फोकस मिलकर एक को क्या बनाता है, वक्रता त्रिज्या बनाता है। हमने फिगर से समझाए थे ना, इतना आसान से समझा रहे हैं आपको। तो फोकस बराबर क्या हो जाएगा, मतलब कि वक्रता त्रिज्या, यहाँ पर गलती हो गई, सी लिख दिया हम, इस वक्रता मतलब कि वक्रता त्रिज्या आर से लिखते हैं। तो दो को फोकस मिलकर वक्रता त्रिज्या बनते थे ना। जैसे देखिए ये है, मतलब कि यहाँ पर त्रिज्या है, आर है, रेडियस है, फोकस यहाँ पर होता है। तो फोकस, एगो फोकस की यहाँ से यहाँ तक जितना दूरी है उतना दूरी यहाँ से यहाँ तक होता है, मतलब कि दो फोकस मिलकर त्रिज्या के बराबर हो रहे हैं। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, r/2, यही आप लोग रटते हैं। अब यहाँ से फॉर्मूला आ गया। तो एफ बराबर क्या हो गया, r/2, मतलब कि फोकस त्रिज्या की क्या होती है, तो आधी होती है। कैसी होती है, तो फोकस त्रिज्या की आधी होती है। तो यहाँ पर हम अब बी ऑप्शन दिया, तो यहाँ पर हम आधा लिख देते हैं, या तो ये आधी होती है, ये तो आप समझ ही गए, अब कोई दिक्कत नहीं है, एडिट सही करवा के हम आपको दे देंगे इसका नोट्स। अगला है, क्या कह रहा है ये देखिए, कह रहा है कि सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए, सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, मतलब कि इकट्ठा करने के लिए, एक जगह लाने के लिए, सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग होते हैं, तो यहाँ भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। हमने आपको बताया था कि अवतल दर्पण का बहुत उपयोग है, तो अवतल दर्पण का यहाँ पर भी उपयोग होता है। अब देखिए, अब उसी से जो थ्योरी बताया है उसी से हजारों क्वेश्चन बन सकते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से फोकस दूरी क्या होंगी, उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण से साइन का पता चलता है। उत्तल दर्पण में कैसा होता है, फोकस दूरी और त्रिज्या हमेशा धनात्मक होती है और अवतल दर्पण में ऋणात्मक होती है। तो मेरा आंसर भी धनात्मक ही आएगा। तो कह रहा है कि फोकस दूरी निकाले, जिसका त्रिज्या 32 है, आर दे दिया है, आर का मान 32 दिया है, एफ निकालना है। तो एफ बराबर क्या पढ़े हैं, r/2 पढ़े हैं। तो r 32 दिया है, 32 क्यों होगा प्लस में, क्योंकि ये अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, सॉरी, अवतल दर्पण रहता है तो निगेटिव होता है, इसलिए उत्तल दर्पण है, इसलिए पॉजिटिव लिख रहे हैं। 2 से भाग देंगे तो कितना आ गया, 16 आ गया। तो फोकस दूरी कितना हो गया, तो फोकस दूरी आपका 16 हो गया, प्लस पॉजिटिव मतलब माइनस नहीं। देखिए यहाँ पर माइनस भी दिया है और प्लस भी दिया है। अब देखिए, जो मेरे से नहीं पढ़ा है उसको तो कन्फ्यूजन होंगे कि माइनस वाला होगा या प्लस वाला होगा, जो सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। लेकिन हम आपको थ्योरी से समझा रहे हैं, इतना बेहतर से समझा रहे हैं, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आप कहीं भी कैसे भी पढ़ रहे हैं, आपको यहाँ पर क्लास जुड़ना ही पड़ेगा अगर आपको रिजल्ट लेना है। तो इस तरीके से आपको कहीं नहीं बताएगा। अगर आपने कहीं क्लास ज्वाइन कर भी लिए हैं, तो अगर आप ये क्लास देखिएगा तो आप निश्चित यहाँ पर क्लास ज्वाइन करिएगा, अगर आपको सच में रिजल्ट चाहिए तो। कह रहा है कि प्रकाश किस रेखा में गमन करती है, तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, मतलब कि सरल रेखा कह लीजिए या सीधी रेखा कह लीजिए, ठीक है। वक्र और टेढ़ी मेढ़ी रेखा में ये गमन नहीं करती है। तो प्रकाश हमेशा किस रेखा में गमन करती है, तो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। क्या आप लोगों को बहुत अच्छा नहीं लग रहा है क्लास, बहुत अच्छा लग रहा होगा, इतने अच्छे से बता रहे हैं। एक बार आप लोग पढ़िएगा, इस नोट्स को एक बार थ्योरी पॉइंट पढ़िएगा, आपका सारा क्वेश्चन बनेंगे। इसमें और भी क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन हम आपको बनाने के लिए छोड़ देंगे, आंसर भी नीचे में रहेगा, बिना आंसर देखे उसको आप बनाइएगा, बनेगा अपने आप, सबसे बनेगा। इतना आसान से बताए हैं कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो इसको नहीं बना सकता है। कह रहा है कि परावर्तन के नियम से आधारित है क्या, हम अभी देखे थे कि परावर्तन के नियम से आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपतन कोण किसके बराबर होते हैं, तो परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। देखिए आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होती है, ये तो सही हो जाएगी। इसमें देखिए आपतन कोण दिया है, लेकिन ये अपवर्तन दे दिया, अपवर्तन दूसरा कुछ होता है, इसका अगला टॉपिक है वो। तो अपवर्तन के बराबर तो होता नहीं, क्योंकि ये हमने पढ़े थे कि परावर्तन के 2 नियम है। एक नियम क्या कह रहा है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। अगर आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 30 डिग्री होंगे। दूसरा उसका नियम था कि आपतन कोण, परावर्तन कोण और अभिलंब तीनों क्या होंगे, एक ही पॉइंट पर होंगे। दूसरा इसका नियम होता है, ठीक है। अगला है कि निम्न में से निम्न में प्रकाश की किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो सबसे अधिक अगर हम अपवर्तनांक की देखें तो वो किसका होती है, तो वो आपका हो जाता है, इसका ऑप्शन कहाँ गया, ऑप्शन लाल होगा, यहाँ पर तो दिया गया है।
तो लाल का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए आप देखते होंगे कि रेलवे सिग्नल पे होता है, वहाँ पर रेड चीज़ का यूज किया जाता है, बहुत जगह लाल रंग का उपयोग किया, क्योंकि वह दूर से भी दिख जाता है। इसका अपवर्तनांक क्या होता है, बहुत ज़्यादा होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। आपका सारा क्वेश्चन बन गया। इस टॉपिक का आप सब क्वेश्चन बना सकते हैं। अब कह रहा है कि किसी किरण पुंज आपको समझा दिए जहाँ पर बहुत सारे किरणें मिलती हैं। सारे पॉइंट्स हम आपको समझाते हुए चलेंगे। इतना अच्छा से आप लोग जीके के लिए कह रहे थे, अब देखिए इतना अच्छा से कोई बताएगा आपको। किसी किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिलती है तो उसको क्या कहते हैं? एक ही बिंदु पर जब प्रकाश की किरणें मिलती है तो उसको अभिसारी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी कहते हैं। एक ही बिंदु से निकलती है तो उसे अपसारी कहते हैं, और एक ही बिंदु पर आकर अगर मिलती है सारे प्रकाश की किरणें किसी किरण पुंज में तो उसको अभिसारी कहते हैं, और एक बिंदु से निकलती है तो उसको अपसारी कहते हैं। समझ गए? अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो 2 नियम हैं, हम लोग देखे थे। दूसरा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? हमने देखे थे कि समतल दर्पण पीछे प्रतिबिंब बनाता है तो पीछे हमेशा काल्पनिक बनेगा और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। कोई दिक्कत हो रहा है आपको? सारा क्वेश्चन फटाफट बनेगा। कह रहा है कि किस दर्पण में वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है? तो हमने देखे थे कि समतल दर्पण में जितनी दूरी पर वस्तु रखा जाता है उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब भी बनते हैं। तो इसका भी आंसर आ गया। अगला है कि वस्तु से छोटा और काल्पनिक प्रतिबिंब कौन सा दर्पण बनाता है? तो वस्तु से छोटा और काल्पनिक प्रतिबिंब उत्तल दर्पण बनाता है, क्योंकि ये पीछे बनता है इसलिए इसका छोटा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में सभी टाइप के प्रतिबिंब बनता है, छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है, और अगर हम बात करें तो छोटा, बड़ा, सीधा, उल्टा सभी टाइप के बनते हैं। उस समतल दर्पण में पीछे प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, और उत्तल दर्पण में वस्तु के पीछे बनता है, काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है, लेकिन वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग आपका जो भी क्वेश्चन थे वो कर लिए। कह रहा है कि सर्च लाइट का परावर्तक कैसा होता है? ये आपसे पूछा जा रहा है, इसका आप लोग आंसर करिएगा, और ये 21 नंबर भी बनाने का प्रयास करिएगा। ये सब आपका सब बन जाएगा। देखिए ये सब बन जाएगा, नीचे आंसर भी आपको दिया गया है। उसके बाद हम लोग प्रकाश के अपवर्तन पर आएंगे कल के क्लास में। तो चलिए आज आप लोगों के लिए इतना बहुत ही काफ़ी था, और इतना बेहतरीन से आपने कभी नहीं पढ़े होंगे। साइंस का पहला टॉपिक, फिजिक्स का जो पहला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, वो आपने इतना बेहतरीन तरीके से, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसलिए आप लोग ज़रूर इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके क्लास में जुड़ जाइएगा अगर आपको रिजल्ट लेना है तो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।